नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिसोदिया आपका स्वागत करता हूं महादेव गुरुकुल युवा क्रांति मंच पर। और आज हमारे साथ बहुत ख़ास मेहमान जुड़े हैं जो कि मिस्टर अनुराग भाटी जी हैं और ये सब एडिटर हैं प्रिंट मीडिया दैनिक वर्तमान सत्ता के। तो आइए इनसे कुछ जानते हैं कि मीडिया कैसे अपना रोल प्ले करता है एक इंडियन इकोनॉमी के अंदर या पूरा इंडियन आप पॉलिटिकल एरिया वाइज देखते हैं तो और भी इनसे बहुत कुछ जानेंगे। तो अनुराग जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सर, ये अभी हालांकि दैनिक वर्तमान सत्ता को 25 साल पूरे हुए हैं, तो सर इन 25 सालों में दैनिक वर्तमान सत्ता का सफ़र कैसे शुरू हुआ, बिल्कुल स्क्रैच से लेके आज आप किस लेवल तक पहुंचे हैं एंड आपका विज़न क्या है, थोड़ा इस बारे में हमें बताइए। देखिए पीयूष जी, मनीष विकास देखिए विकास जी, वर्तमान सत्ता न्यूज़पेपर की स्थापना आज से 26-27 साल पहले हुई थी। सबसे पहले हमने इसका गाज़ियाबाद एडिशन शुरू किया था और गाज़ियाबाद एडिशन के बाद 1998 में नोएडा एडिशन की शुरुआत करी। इसका जो पब्लिकेशन था शुरुआती दिनों में गाज़ियाबाद से होता था और उसके बाद फिर ये नोएडा में हमने इसकी स्थापना करी, वहाँ पे शिफ्ट किया और अपने ही पब्लिकेशन हाउस से इसकी प्रिंटिंग होती थी। अच्छा जी, तो पहले आप गाज़ियाबाद कवर कर रहे थे, अभी नोएडा भी कवर कर जी रहे जी हैं। जी तो अभी साथ में दोनों ही आपके काम चल रहे हैं मतलब? हाँ, अभी दोनों चल रहे हैं, लेकिन अभी जो हमने एक्सपेंशन करी है जी अभी क्या, बल्कि अब कह लीजिए 25 साल हो चुके हैं। हाँ जी, बिल्कुल। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आपका एनसीआर रीजन, दिल्ली तक, हाँ जी, ये सब कवरेज हो रहा है और इसमें ज़्यादा फोकस आज की डेट में नोएडा पर है। नोएडा में है। तो सर ये जो आपने शुरुआत की आज से 25-26 साल पहले, तो सर कुछ तो कोई सोच रही होगी, तो कुछ उस सोच का थोड़ा सा आप हमें बताइए कि आपने क्या सोचा था उस टाइम पे। क्योंकि देखो सर, इन्वेस्टमेंट तो आदमी कहीं और भी कर सकता था, लेकिन आपने एक मीडिया ही ऐसा सच क्यों चुना? देखिए, इसमें जो सर्वाधिक योगदान रहा है वो पिताजी का रहा है, श्री शोभाराम भाटी जी, जो कि इस क्षेत्र में ही जन्म हुए लिए थे। उनका गांव कटहड़ा था, मेरा भी गांव कटहड़ा है। तो उन्होंने ही इसमें पूरा जो योगदान रहा वो पिताजी की तरफ से रहा। उन्होंने ही इसकी स्थापना करी और नोएडा के, गाज़ियाबाद के विभिन्न जो पत्रकार थे वो यहाँ से, हमारे संस्थान से निकले हैं, जो कि कई फील्ड में आज बहुत ही अच्छे न्यूज़पेपर मंच पे अपना नाम चला रहे हैं। तो जो इसके पीछे हमारी सोच थी, मुख्यतः फादर की सोच यही थी कि कैसे, जिस समय गाज़ियाबाद था, नोएडा की स्थापना भी नहीं हुई थी, तो किस तरीके से मतलब एक रीच बनाई जाए। उस समय इंटरनेट और मोबाइल ये सब इतना नहीं था, तो एक मीडियम कम्युनिकेशन का, एक जगह से दूसरी जगह सूचना पहुंचानी किस तरीके से हो सकता था। उस समय सिर्फ अमर उजाला, दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण हुआ करते थे। तो लोकल लेवल पे एक जगह की दूसरी जगह पे सूचना देना, किसी कंपनी में क्या हो रहा है, लोकल लेवल पे डीएम, एसएसपी क्या हो रहा है, कहाँ अपराध है, तो इस सब की उन्होंने बहुत ही छोटे लेवल से शुरुआत करी, शहीद प्रतीक नाम के एक अखबार से, और जिसके बाद इसको पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उन्होंने वर्तमान सत्ता के थ्रू ये सर ये जान के बड़ा अच्छा लगा कि आपके पिताजी जो श्री शोभाराम भाटी जी, उनकी ना सोच जान के अच्छा लगा कि देखो, आपने और भी न्यूज़पेपर के नाम लिए, जैसे दैनिक जागरण हो गया, दैनिक भास्कर हो गया, तो ये पूरा नेशन वाइज इनके पास न्यूज़ होती है, उसको कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोकल जो हमारी न्यूज़ होती है उसमें हमारे ये जो न्यूज़पेपर्स हैं बड़े बड़े, ये लैक करते हैं, ये उतनी इन्फॉर्मेशन अच्छी तरीके से डिटेल में नहीं दे पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी सोच उनकी मुझे लगी है कि उन्होंने लोकल एरिया को कवर करना शुरू किया। तो थोड़ा सा सर उनके बारे में बताइए, जिनकी इतनी सोच, जिनकी इतनी अच्छी है, तो वो एज अ ह्यूमन, एज अ पर्सनैलिटी वो खुद भी कितने अच्छे रहे होंगे। तो अपने पिताजी के बारे में कुछ 2-4 शब्दों में बता सकें। जी, जैसे मैंने बताया, मेरे पिताजी ग्राम कटहड़ा से बिलोंग करते हैं, वहीं उनका जन्म हुआ था और वो अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे थे और उन्होंने अपनी शिक्षा भी दादरी से ही प्राप्त करी थी। और उसके पश्चात न्यूज़पेपर फील्ड में वो आए और अपने एक्सपीरियंस के थ्रू, कुछ गाइडेंस के थ्रू वो इस मीडिया लाइन में आए। उनसे ही हमें पूरी मार्गदर्शक मिला, प्रेरणा मिली। और जब मैं 18 साल का कंप्लीट हो गया तो फिर हमने भी इसको आगे मीडिया लाइन में और एक्सपेंड किया। बिल्कुल सर। और सर जैसे आजकल हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल्स भी हैं, अब तो डिजिटल मीडिया भी बहुत हो गया है,
फ़ोन पे कोई बैठ के कभी कोई सोशल मीडिया पे न्यूज़ देख रहे हैं, कभी यूट्यूब पे लाइव चैनल चल रहा है, टीवी पे चल रहा है। तो ये जो जितना आप देख रहे हैं कि मीडिया जो हमारी कंट्री में, हमारे देश में एक रोल प्ले कर रही है, तो इसमें आपको क्या लगता है कि वो किस तरीके का रोल निभा रही है? कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें मीडिया में अभी भी देखो इम्प्रूव करने की गुंजाइशें हर जगह होती हैं, तो आपको ऐसा क्या लगता है कि हमारी मीडिया को कुछ इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, तो वो क्या है? क्योंकि मैं सर खुद भी न्यूज़ देखता हूँ, जी जितना मैं आजकल देखता हूँ सर, सिर्फ पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़। कहीं पे भी कोई मुझे ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जिस पे मैं लोकल न्यूज़ देख सकूं, या फिर मैं कुछ ऐसा देख सकूं जो वाकई में खबर है, बजाय के सिर्फ के उसका विधायक उसे छोड़ के चला गया, उसके एमपी ने उसको ये बोल दिया, ये ओवैसी जी ने किसी को कुछ कह दिया, मुलायम सिंह यादव कुछ कह रहे हैं, योगी जी कुछ कह रहे हैं, पूरा दिन सर यही न्यूज़ रहता है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी मीडिया को थोड़ा सा कुछ तो इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? तो मुझे तो लगता है कि कुछ न्यूज़ का अर्थ है कि खबर वो भी तो दें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मीडिया की और न्यूज़ माध्यम की एक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो भी काम कर रहे हैं उससे लोगों को एक मार्गदर्शक मिले, उनके लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आपने बताया कि आज की डेट में मोबाइल पे, इंटरनेट पे सब जगह न्यूज़ अवेलेबल है, पर जब हम उसको देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि आपको कुछ इन्फॉर्म करने की बजाय एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति में ला देता है कि आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ही पक्ष दिखा रहा है, किसी भी चीज़ का न्यूट्रल वे में आज की डेट में आकलन नहीं हो रहा है। मीडिया, और इसमें जो मीडिया संस्थान है, बड़े कॉरपोरेट्स इसमें आ चुके हैं। अब जब कोई भी कॉरपोरेट है तो वो किसी ना किसी पक्ष से या विपक्ष से उसका जुड़ाव रहता ही है, तो उसकी कोशिश यही रहती है कि जिस पक्ष से उसका जुड़ाव है वो उसी को प्रमोट करे, उसी की पॉजिटिव इमेज दिखाए। एक ज़माने में दूरदर्शन एक निष्पक्ष माध्यम माना जाता था, पर आज की डेट में आप दूरदर्शन की न्यूज़ सुनेंगे तो जो विपक्ष है, सत्ता में जो विपक्ष बैठा हुआ है, वो खुद भी उससे वो मायने नहीं रखता, उसकी जो सोच है उससे, क्योंकि वो पक्षपात के आरोप लगते हैं। और ये जो आम यूज़र देखता है उसे भी लगता है कि भाई ये एक ही पक्ष में दिखा रही है, सत्ता के ही पक्ष में चल रहा है। कहीं ना कहीं सर मुझे एक चीज़ और लगती है कि देखो मीडिया हाउसेस जो काम कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन आजकल सर जनरल पब्लिक जो है, मुझे लगता है कि वो खुद भी भ्रमित होना चाहती है। मतलब जब तक आप न्यूज़ में मसाला नहीं मारोगे, पीछे बैकग्राउंड में तगड़ा म्यूज़िक नहीं चल रहा होगा, एंकर चिल्ला के नहीं बोलेगा, तो वो खबर नहीं मानी जाएगी। और लोगों को आदत हो गई है ये सब चीज़ें देखने की। उनको बोलो कि आप न्यूज़पेपर पढ़ो, नहीं पढ़ते हैं सर। तो इस बारे में कुछ कि सर लोगों को न्यूज़पेपर से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि रीडिंग एक बहुत अच्छी हैबिट होती है जिसमें आप कोई चीज़ पढ़ते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरीके से उस पर फोकस कर रहा होता है और आप कई सारे डायमेंशंस में सोच भी सकते हैं, बजाय के बस एक आप पिक्चर चला दो तो जो आपको दिखाया जाएगा आप वही मानोगे बस। तो इसमें क्या आपके विचार हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि आज की डेट में हर आदमी ये सोच के ही कुछ काम करता है कि वो कुछ अलग करे, क्योंकि भारत की जनसंख्या ही 1.5 करोड़ पहुंच चुकी है। जब तक आप कुछ अलग नहीं करेंगे तो आपको पहचान कैसे मिलेगी? तो यही चीज़ न्यूज़ के फील्ड में भी समझ लीजिए। हर आदमी अगर न्यूज़ चैनल पे 1 घंटा बैठ के सिंपली न्यूज़ बोल के चला जाएगा तो बोर्डम आ जाएगी। तो इसलिए कोई बैकग्राउंड में म्यूज़िक आता है, कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई डिबेट होते हैं, तो सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के चीज़ें दिखाने में लगे रहते हैं। और जो आपने सबसे अच्छा प्रश्न पूछा कि न्यूज़पेपर रीडिंग हैबिट होनी चाहिए, जो कि सबसे बोरियत लगती है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अगर कोई ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं वो न्यूज़पेपर रीड करके ही मिलती है, और वही आपके आगे भविष्य में भी काम आती है। कल को आप यूपीएससी में जाएं या किसी भी गवर्नमेंट में और इवन प्राइवेट जॉब में भी जाएं, तो जो आपने चीज़ पढ़ी है मेहनत करके, एट द एंड ऑफ द डे वही आपके काम आती है। सर एक आजकल एक ट्रेंड चला है, अभी हाल फिलहाल में आपको हमारे देश में बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स मिलेंगे जो कि अपना कोई भी ABC नाम रख देते हैं और आगे लिख देते हैं मीडिया, और उनके पास सर नॉलेज के नाम पे, देखो मीडिया का काम जो जितना मुझे लगता है कि एक ओपिनियन क्रिएट करना भी होता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मीडिया हाउसेस में जो लोग बैठते हैं उनकी भी एक समझ होती है, हाईली क्वालिफाइड होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं। अब आजकल नए नए लड़के, नई नई लड़कियां माइक उठा के किसी से भी सामने लगा देते हैं और बोलते हैं आपका क्या मानना है, यहाँ तो ऐसे हो रहा है, वहाँ तो ऐसे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो एक भ्रम फैल रहा है
कि मैं तो कैमरा उठाऊंगा, माइक उठाऊंगा या उठाऊंगी और मैं अपना न्यूज़ चैनल शुरू कर दूंगा या कर दूंगी। तो सर आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए ऐसे लोगों की सोच के लिए, जो कि आपको लगे कि भाई एक मीडिया हाउस चलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और ये पूरा मीडिया हाउस कैसे उसको ऑपरेशनल लाने के लिए कितने एफर्ट्स डाले जाते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में सर कुछ रोशनी डालिए, ताकि उन लोगों की थोड़ी आंख खुले कि वो जो कर रहे हैं वो कोई एंकरिंग या कुछ मीडिया हाउस नहीं चला रहे हैं, वो बस एक यूट्यूब पे चैनल है उनका, और जो कि कई बार नेगेटिव रोल भी प्ले करता है। बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि जहाँ तक प्रिंट मीडिया की बात है, अगर कोई भी आदमी अपना प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर या एक न्यूज़ प्लेटफॉर्म शुरू करना चाहता है, तो उसके लिए सबसे पहले उसको एक टाइटल रजिस्टर करवाना पड़ता है। टाइटल एक न्यूज़पेपर का वो चुनता है, ऑनलाइन वेबसाइट RNI की होती है, उसमें आप अपना एक नाम चुनते हैं, 2 या 3 ऑप्शन वहाँ पे होते हैं, आप अपना वो नाम चुन लेते हैं और आपको शुरुआत के 3 महीने तक प्रिंट करना पड़ता है। अपनी फ्रीक्वेंसी चूज़ करते हैं, आपकी डेली निकालना है, वीकली निकालना है या मंथली निकालना है, और उसकी कॉपी आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस के यहाँ पे सबमिट करते हैं। तो उसमें आपकी देखी जाती है कि रूटीन सही है, आपका लगातार निकल रहा है, और जब आपका लगातार न्यूज़पेपर निकलता है तो आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसमें अपनी रिपोर्ट लगा देता है और शासन की तरफ से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, न्यूज़पेपर का RNI नंबर मिल जाता है। और इसके पश्चात आपको विज्ञापन के लिए भी मान्यता मिल जाती है। विज्ञापन के लिए मान्यता मतलब मिलने का ये है कि सरकार की तरफ से आपको समय समय पे कुछ जो सरकार अपनी पॉलिसी स्कीम होती है उनको जनता तक पहुंचाती है, जिसके लिए वो न्यूज़ का माध्यम एडवर्टीज़मेंट वगैरह का इस्तेमाल करती है। तो ये सब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होने के पश्चात, जो कि अपने आप में इस बात का एक रजिस्ट्रेशन होता है, प्रमाणिकता होती है कि सो एंड सो न्यूज़पेपर जो है एक रजिस्टर्ड है, इट्स नॉट अ सम काइंड ऑफ न्यूज़ चैनल या कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, जो कि बिल्कुल अलग रहता है। तो जब एक बार ऐसा रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके पश्चात आपको न्यूज़ एकत्रित करनी होती है। अब न्यूज़ पहले बहुत लिमिटेड साधन होते थे, आपके जो रिपोर्टर्स होते हैं वो अलग अलग जगह से आपको फ़ोन के थ्रू या लिखित में आपको न्यूज़ इकट्ठा करते थे, आपके थाने हो गए और इस जगह हो गए, वहाँ से फ़ोन पे ये सब जानकारी प्राप्त करते थे। लेकिन समय के साथ साथ जैसे टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो आज की डेट में खुद ही सरकार की तरफ से, DM SSP कार्यालय की तरफ से अपना जो भी उनका डेली बेसिस पे जो भी एक इम्प्रूवमेंट होता है, न्यूज़ होती है, घटना होती है, वो सभी मीडिया संस्थानों को ईमेल के द्वारा या अपने व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा वो शेयर कर दी जाती है कि जैसे सो एंड सो जगह आज मुठभेड़ में इतने बदमाश को मार गिराया, या ये सोने का ये माल बरामद हो। मुझे लग रहा है कि पहले के मुकाबले जो जैसे आपके फादर साहब ने कितने एफर्ट्स किए होंगे उस टाइम पे, और आज अगर हम देखें पहले के मुकाबले बहुत आसान है, बहुत ईजी हो गया है पहले के मुकाबले। हालांकि आज भी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज कंपैरिजन अगर हम करें उसका, तो फिर तो काफ़ी बिल्कुल। पहले अगर आपको आज अगर आप नोएडा में बैठे हैं, आपको कश्मीर की न्यूज़ चाहिए, तो आपको कश्मीर में आपका एक रिपोर्टर होना आवश्यक होता था कि वहाँ पे क्या चीज़ हुई है। आज की डेट में आप जो सूचना विभाग कार्यालय कश्मीर में होगा या जम्मू में होगा, वहाँ से आप उनकी वेबसाइट पे जाके जो भी वो न्यूज़ अपनी प्रमाणिकता के साथ दे रहे हैं उनको आप ले सकते हैं, और उसको फिर अपने स्तर से उसमें चेंज करके उसको पब्लिश कर सकते हैं। हालांकि इसमें भी लिमिटेशंस होती हैं, आप ये नहीं कि कहीं से भी न्यूज़ उठा के कर ले, कॉपीराइट का भी इशू रहता है। इसके बावजूद भी आपको अपने लोकल फील्ड में अलग अलग रिपोर्टर रखने आवश्यक होते हैं। तो सर जैसे अभी आपने एक वर्ड यूज़ किया, कॉपीराइट रहता है जी, तो सर एज एन इंडियन, अगर मैं जम्मू कश्मीर की, लेट्स सपोज आप हैं, आप कश्मीर का कुछ न्यूज़, कश्मीर तो चलो सर थोड़ा हाईली वैसा मुद्दा हो गया, थोड़ा जी, आप गुजरात का न्यूज़ है, आप उसको अपने न्यूज़पेपर में पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो वो कॉपीराइट कैसे होगा सर? कि मतलब क्या, जब वो न्यूज़ अवेलेबल है, खुद वेबसाइट पे गवर्नमेंट ने ही डाली है वहाँ की, या जो भी चीज़ें चल रही हैं वहाँ पे उन्होंने डाला हुआ है उसको अपनी ही वेबसाइट पे, और वहाँ उन्होंने जब खुद पब्लिश किया उस चीज़ को, तो कॉपीराइट मतलब कि क्या वो भी कॉपीराइट रखते हैं कि हम ही निकाल के देंगे या कोई हमें इस चीज़ को दिखाएगा नहीं, या ये भी इसमें भी कुछ वो इनकम सोर्स सोचते हैं कि हम कॉपीराइट रख देंगे तो जो हमसे खबर लेगा उससे हम पैसे लेंगे? जी जी बिल्कुल। देखिए क्या होता है कि कुछ जगह पर ऐसा होता है कि जो कुछ एक्सक्लूसिव न्यूज़ होती हैं वो एक न्यूज़ एजेंसी को मिली रहती हैं, उसे फीचर सेवा बोलते हैं। फीचर सेवा? हाँ, हिंदुस्तान फीचर सेवा या कोई भी XYZ एक न्यूज़ एजेंसी होती है। ठीक है। वो आपको उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है न्यूज़ चैनल को,
वो आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स भेजते हैं, तब आप उनकी न्यूज़ को अपने यहाँ पब्लिश कर सकते हैं। अगर आपने उनकी कोई न्यूज़ उठाई है प्रिंट की और वो आपने पब्लिश कर दिया विदाउट देयर सब्सक्रिप्शन, और अगर आप उसको पब्लिश करते हैं उनको पता चलता है, वो आप पे कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम वीडियो तो यही वाला सीन हो गया पूरा कि सब्सक्रिप्शन लोगे तो ही एंजॉय कर पाओगे। इन्जॉय बस उसमें यही रहता है कि आप किसी एरिया की न्यूज़ दिखाना चाह रहे हैं, और वो न्यूज़ या पर्टिकुलर आर्टिकल भी आप कह सकते हैं, तो उसमें आपको जिस सोर्स से ले रहे हैं उसका नाम मेंशन करना पड़ेगा और उसकी पेड सब्सक्रिप्शन होती है। और इसके अलावा कॉपीराइट, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी दूसरे कोई ऐसी न्यूज़ है कि किसी अन्य अखबार ने भी छापी है, आप भी उसको पब्लिश करना चाह रहे हैं, और इत्तेफाक से आपकी हेडलाइन सेम टू सेम हो गई है, या फर्स्ट पैराग्राफ सेकंड पैराग्राफ वो बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। अगर इत्तेफाक से भी हो रहा है तो वो सेम नहीं होना है, या आपको ध्यान रखना है कि हेडिंग हो गई, फर्स्ट पैरा हो गया, लास्ट पैरा, मीडियम, वो अलग होना चाहिए। तो सर, जैसा अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले जैसे न्यूज़पेपर कोई भी प्रिंट मीडिया रन करता था, तो कश्मीर की अगर न्यूज़ है या किसी और स्टेट की न्यूज़ है तो वहाँ पे एक एम्प्लॉय या फिर कोई रिपोर्टर उसका प्रिंट मीडिया का होना चाहिए था। तो सर, क्या उस टाइम पे जो न्यूज़ मिला करती थी, क्या उन पे भी कॉपीराइट रहता था? उस टाइम भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता था, या ये अभी चीज़ें शुरू हुई हैं? देखिए, उस समय क्या होता था, एक फैक्स सेवा होती थी, टेलीप्रॉम्प्टर टाइप, नॉट टेलीप्रॉम्प्टर बट एक फैक्स की मशीन होती थी, उस पर न्यूज़ ऑटोमेटिकली टाइप होके प्रिंट निकलती थी। ठीक है। एक मशीन से चलती थी, उस पर न्यूज़ प्रिंट होकर निकलती थी। अब वो सिर्फ उसी को मिलती थी जिसने वो सेवा ले रखी हो। भाई ये तो बहुत पुराने से सर चल रहा है। हाँ, ये बहुत पुराने से चल रहा है। अच्छा जी। तो अभी थोड़ा उसमें आप कह सकते हैं रिलैक्सेशन हो गई है। बहुत तरीके की न्यूज़ हैं जो कि आप पब्लिक को दिखा सकते हैं, और राष्ट्रीय और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल की या प्रदेश लेवल की न्यूज़ है, जो भी खबर होती है, डेवलपमेंट्स हैं, उस पर सच कोई ऐसा कॉपीराइट नहीं होता है। ये तो किसी का पर्टिकुलर आर्टिकल हो गया, कोई ऐसा डेवलपमेंट है जो कि सीमित है, उसको आप देना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही था कि क्या अभी आप जो लोकल न्यूज़पेपर में होता है, क्या इस पे भी कॉपीराइट रहता है? उसका आपने जवाब दे दिया कि उस पर कोई कॉपीराइट नहीं रहता है। हाँ, देखिए, लोकल या डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो न्यूज़पेपर हैं उसमें भी वही पहले वाली बात है कि आपका कंटेंट सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, चेंज रहना चाहिए। तो सर, बिल्कुल आपने बहुत जानकारी से आज हमें भर दिया है। ये तो हमें पहली बार पता चला। मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों को हमारे देश में पता नहीं होगा कि न्यूज़ छापने के लिए भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स में लेते हैं, मूवीज़ देखनी है तो सब्सक्राइब करो, पैसे दो। तो आप देख रहे हैं एक मीडिया हाउस रन करने के लिए कितनी इन डिटेल में चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको खबर छापने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं, खबर लेने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, और कॉपीराइट जैसी चीज़ें बीच में निकल के हमें हमारे सामने आई हैं कि कॉपीराइट, न्यूज़ पे भी कॉपीराइट लगता है। कोई दो न्यूज़पेपर, अच्छा एक क्वेश्चन और है सर, आपने बोला था कि दो न्यूज़पेपर की हेडलाइन सेम नहीं हो सकती है, या फर्स्ट पैरा सेकंड पैरा, उसमें चेंजेस होने मैंडेटरी हैं। तो लेट्स सपोज़ एक न्यूज़पेपर एजेंसी है ए, एक है बी। ए ने अगर वो पहले निकाल दिया तो बी ने थोड़ा बाद में उसको निकाला है, तो या दोनों ने साथ में ही निकाला है ना, क्योंकि न्यूज़पेपर का तो एक टाइम होता है, वो प्रिंट हो जाएगा तो सुबह अगले दिन मिलेगा। तो सर, कौन उस टाइम पे बैकफुट पे होगा, कौन पीछे हटेगा कि हाँ चलो हम इसको नहीं कर रहे हैं? देखिए, अगर पब्लिश हो चुका है तो जो बाद में पब्लिश कर रहा है ऑब्वियसली उसको एक्सप्लेनेशन देनी होगी। न्यूज़पेपर रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है, RNI, रजिस्ट्रार न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, उसकी कुछ गाइडलाइंस हैं जिसमें बताया गया है कि ये चीज़ फॉलो करनी है, क्या चीज़ सेम नहीं हो सकती। कोई अगर फ़ोटोग्राफ किसी न्यूज़पेपर में छपी है तो उसका सोर्स क्या है, वो किसी एजेंसी ने छापी है और आप भी उसको छाप रहे हैं, तो ये तमाम तरह की सेवाएं आपको पेड सब्सक्रिप्शन लेनी होती है न्यूज़ एजेंसीज़ को भी। जी, तो इसमें सर फिर ऐसा भी होता होगा कि लेट सपोज कि दो लोगों ने एक जैसी न्यूज़ छाप दी है, तो ये कंप्लेन रेज करने पे ही तो होता होगा ना? नहीं तो फिर तो इसकी कंप्लेन भी रेज करी जा सकती है, और जो RNI है वो स्वयं भी इसका संज्ञान ले लेती है। अच्छा, जैसे डेली लेवल पे वहाँ पे न्यूज़पेपर के रिकॉर्ड्स जाते हैं, तो अगर उन्हें लगता है कि XYZ न्यूज़पेपर की न्यूज़ अधिकांश किसी और दूसरे न्यूज़पेपर से सिमिलर आ रही हैं बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे, तो वो उनको बुलाकर पूछ सकते हैं। कुछ पेनल्टी वगैरह भी रहती है? जी, बिल्कुल, पेनल्टी का प्रोविज़न रहता है, आपकी न्यूज़पेपर की मान्यता कैंसिल हो सकती है, ये पूरा उसमें ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो सर, आपका दैनिक वर्तमान सत्ता जो प्रिंट मीडिया है,
थोड़ा सा सर आपने देखो मीडिया के बारे में हमें बहुत जानकारी दी है अच्छी, थोड़ा सा अपनी मीडिया प्रिंट हाउस के बारे में जो आपका है इसके सफ़र के बारे में बताइए कि आपने ये 25-26 साल कैसे तय किए, आपको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या आप पे कोई पॉलिटिकल प्रेशर रहा लोकली भी, क्योंकि पॉलिटिकल प्रेशर तो हर जगह होता ही है, क्या कुछ ऐसी टाइम भी आया जिसमें आपको जानते थे कि नहीं मैं सही कर रहा हूँ या हमारा प्रिंट ये जो मीडिया है ये बिल्कुल सही कर रहा है, लेकिन आपको क्या ऐसे मौके भी आए कि आपको अपना वो खबर वापस लेनी पड़ी, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको एक सोशल अवेयरनेस के टाइप में मैं कहूँ, अगर आपने कुछ ऐसा कैंपेन स्टार्ट किया हो जिससे कि आपको, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि कुछ नेगेटिव जो आपके सामने आए और जो आज तक का आपका सबसे बुरा तो भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अब अगर कुछ पास्ट में ऐसा हुआ है तो थोड़ा सा सर उसके बारे में बताइए और थोड़ा सा अपना विज़न बताइए कि आप आगे दैनिक ये वर्तमान सत्ता को लेकर के आपका क्या विज़न है, आप इसमें आगे डिजिटल जाने की सोच रहे हैं, अपना एक मीडिया हाउस पूरा क्रिएट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा सर इस पर रोशनी डालिए। जी बिल्कुल, मैं बताऊंगा आपको। आपने काफ़ी सारे प्रश्न एक साथ पूछ लिए। हाँ जी सर। देखिए, इसमें आपने पूछा कि किसी तरीके का दबाव न्यूज़ पब्लिश करते वक्त कभी आया हो। बिल्कुल। तो देखिए, न्यूज़ एक ऐसा फील्ड है कि जिसको बहुत ज़्यादा लोगों तक इसकी रीच होती है, चाहे प्रिंट में हो, व्हाट्सएप पे हो या किसी और अन्य प्लेटफॉर्म पे हो। तो कई बार ऐसा हुआ है कि प्रशासन की जो न्यूज़ होती हैं, पुलिस प्रशासन की या किसी और फील्ड की, जब आप कोई न्यूज़ पब्लिश करते हैं तो उसमें, क्योंकि देखिए एज अ न्यूज़ प्लेटफॉर्म के जो जिम्मेवारी वहन करते हुए जो उसका पब्लिकेशन होता है, एडिटर देखता है कौन सी न्यूज़ जा रही है कौन सी नहीं जा रही, और जो एक स्वतंत्र पत्रकार होता है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जो न्यूज़ उसके पास आई है उसको पब्लिश करे। कई बार ऐसा हुआ था कि आप पुलिस डिपार्टमेंट की या किसी जगह पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार की खबरें हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। या कोई ऐसी चोरी चकारी हो रही हैं जहाँ पे पुलिस का ध्यान नहीं है, तो जब वो न्यूज़ पब्लिश होके जाती हैं तो उस दौरान जो एसएसपी हो गए या कुछ एसएचओ हो गए, उनको लगता है कि उनके एरिया की एक खबर छप रही है जिससे उनका नकारात्मक छवि दिख रही है। उनके सीनियर उनसे उस चीज़ की जवाबदेही पूछते हैं कि भाई, क्योंकि वो अपने डिपार्टमेंट की न्यूज़ खुद तो बताते नहीं है, ये जो न्यूज़ मीडिया के थ्रू ही उनके सीनियर तक कुछ चीज़ें पहुंचती हैं। तो उसमें फिर वो कई बार आके कहते हैं कि भाई आप प्लीज़ इसको हटा दीजिए, हमारी नौकरी का सवाल है, इस तरीके से है, या कुछ थोड़ा पॉजिटिव कर दीजिए इसको, कुछ पॉजिटिव कर दीजिए, इस तरीके की भी। लेकिन क्योंकि जो न्यूज़ सच है, अगर वही बता रही है, आप सच को छुपाने के लिए कोई दबाव डाल रहे हैं, तो वो किसी भी एक स्वतंत्र पत्रकार का, निष्पक्ष पत्रकारिता का स्वरूप नहीं होता है। तो कई बार ऐसी कोशिशें होती हैं, परंतु वर्तमान सत्ता ने कभी इस प्रकार के दबाव को नहीं सहा है और हमेशा सच ही न्यूज़ दिखाई है। तो क्या सर आपका कुछ ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जिसमें आपको भी ऐसा कुछ प्रेशर फेस करना पड़ा हो, एंड उस इन केस करना पड़ा हो तो उसमें आपका क्या डिसीजन रहा था सर? पूरा सिनेरियो मत बताइएगा, लेकिन मोटा मोटा। देखिए, क्या होता है कि इसमें 2-3 तरीके की चीज़ें आती हैं, क्योंकि जैसे इसका प्रिंटिंग का भी जो प्रोसेस होता है, मैनुअल प्रोसेस होता है। कई बार इसमें जिसे कहते हैं मानवीय भूल की भी गुंजाइश होती है। आप कुछ लिख रहे हैं और कुछ अलग उसका संदर्भ चला जाता है, तो उसमें आपको क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है। जो उस प्रकार के क्लैरिफिकेशन देने में कोई गलत चीज़ नहीं होती है। आप उसमें अगले दिन या जब किसी को लगता है कि हाँ उसका कुछ गलत अर्थ लोगों ने समझ लिया है, तो आप उसको बाकायदा अपना एक सुधार के रूप में लिखते हैं कि भाई इतनी तारीख को ये न्यूज़ प्रकाशित की गई थी जिसका गलत संदर्भ में ले लिया गया है, इसका जो एक तरीके से सुधार है या जस्टिफिकेशन है वो इस तरह, वो बहुत ही कभी कभार की ऐसी चीज़ होती है। तो सर कभी ऐसा आपने सिचुएशन फेस की है कि आपको लगा कि ये न्यूज़ या ये खबर बिल्कुल सच है और काफ़ी क्रिटिकल है और जनता तक पहुंचना इसका बहुत ज़रूरी है, तो क्या ऐसी आपने खबर पब्लिश की हो जिसमें आपको सामने से थ्रेट्स आए हों? क्या कभी आपने ये थ्रेट्स फेस किए हैं? देखिए, थ्रेट्स तो ऐसा सच मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि थ्रेट्स तो ऐसी कोई नहीं है। रिक्वेस्ट आप कह सकते हैं
कि लोग अच्छा जी। रिक्वेस्ट ही करते हैं कि भाई इससे हमारी छवि पे बुरा असर पड़ रहा है। क्योंकि आज की डेट में आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, चाहे नेता हो, मंत्री हो, पुलिस हो, प्रशासन हो, डीएम हो, एसएसपी हो, कोई भी हो, अगर आप उनकी कोई भी सच्चाई भरी न्यूज़ दिखाएंगे तो ऑफ कोर्स देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, किसी स्कूल, संस्था, अगर आप उनकी डे टू डे एक्टिविटीज़ या किसी भी चीज़ को दिखाएंगे तो उसमें क्योंकि कमी होती ही होती हैं, बिल्कुल। तो अगला आदमी आपसे गुजारिश करेगा कि प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा कम दिखाइए या मत बताइए। ये सब के ऊपर अप्लाई होती है, मेरे ऊपर अप्लाई होती है, किसी के भी ऊपर। हाँ जी। तो सर मैंने आपको सामने देख के अपने आपके चेहरे पे ना एक मुझे निडर भाव दिखाई दे रहा है। जी। तो सर ये शुरुआत से ही ऐसा था या विद टाइम एंड विद नॉलेज आपके साथ में ऐसा हुआ? क्योंकि मैं आपके चेहरे पे मैंने थ्रेट्स के बारे में पूछा तो आपने बिल्कुल बेबाक होकर उसका जवाब दिया मुझे, और वो जो निडरपन है आपके चेहरे पे, जो निडरता दिख रही है, साथ में मुस्कुराहट दिख रही है, तो वो बड़ा रेयर होता है सर। तो इसके पीछे क्या राज है सर? नहीं, राज कुछ नहीं है। वो एक कहावत है कि जब आप किसी लाइन को छोटा करना हो तो उसके आगे बड़ी लाइन खींच दीजिए। अच्छा। तो उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमारा जो सामना हुआ है या जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं लाइफ में, ऐसे ऐसे रहे हैं कि कोई न्यूज़ के लिए कॉल कर रहा है, चाहे पुलिस हो गई या कोई प्रशासन हो गया, तो उसका इतना फ़र्क नहीं पड़ा। क्योंकि मैंने LLB भी की हुई है और मैंने काफ़ी साल प्रैक्टिस भी करी है। फ़िलहाल में भी प्रेजेंटली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक भी मैं लड़ा हूँ। तो जब आपको पता चलता है कि आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट तक में प्रैक्टिस कर रहे हैं, सबके सामने निडरता से अपना पक्ष रख रहे हैं, अपने वकील का पक्ष रख रहे हैं, तो इस प्रकार की छोटी मोटी थ्रेट से किसी प्रकार का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सर दैनिक वर्तमान सत्ता, ये जो मीडिया आपका प्रिंट मीडिया है, इसमें काफ़ी बड़े बड़े लोगों के इंट्रैक्शंस हुए हैं। अगर मैं पॉलिटिकल उसमें भी बात करूं, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी हो गए जी, योगी जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए और राजीव गांधी जी हुए। तो सर ऐसे कौन से आपको, मतलब किन का व्यक्तित्व इतना आपको अच्छा लगा जो सबसे आप अपनी नज़र में बेस्ट मानना चाहेंगे, जो आपके सामने हुआ? जो हम देखो, हम एज अ नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक, हम उनको सिर्फ कैमरा पे देखते हैं, लेकिन क्योंकि आप मीडिया हाउस रन करते हैं तो आपकी उनसे प्रॉपर अच्छे से बातचीत होती होगी कहीं ना कहीं ज़रूर। तो आपको एज अ पर्सनैलिटी कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित करके गए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये आपने जितने भी महानात्माओं के नाम लिए, इन सब के साथ जो हमारी मुलाकात हुई थी, इसमें फादर भी साथ थे, हम भी साथ थे, और भी हमारे कुछ सहयोगी साथ रहे। इसमें राजीव गांधी जी, राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी सभी शामिल थे, और भी कई लोग थे। तो इसमें जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, वो स्वयं भी एक पत्रकार थे और कवि भी थे। जी सर। तो जो उनके बातचीत करने का अंदाज़ था, वो अपने आप में बहुत ही निराला था और एकदम बहुत ही इंटेलेक्चुअल था। एक एक बात उनकी ज्ञान का भंडार होती थी, और जो उनकी सोच थी बहुत ही दूरदर्शी सोच होती थी। उन्होंने ही, ये कह लीजिए कि हमारी मुलाकात हुई थी फादर के साथ, तो उन्होंने उसमें काफ़ी आगे की बात बताई थी। उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में ऐसा होगा कि इतने न्यूज़पेपर होंगे और बहुत ही सूचना क्रांति का बाढ़ आ जाएगी। ये कब की बात कर रहे हैं सर? कब बताया होगा? ये जिस समय वो प्रधानमंत्री थे, आप समझ लीजिए कि 1999 के आसपास, जी 1999 उसी के समय के आसपास की बात है। तो हमारे अखबार के एक वर्षगांठ के सिलसिले में ही उनसे मुलाकात हुई थी। उस समय उन्होंने बताया था, तो उनका जो एक अंदाज़ था बातचीत करने का, जो वो दूरदर्शी सोच रखते थे, हाँ जी, उन्होंने बताया था कि भाई विदेशी मीडिया इस तरीके से सक्रिय रहेगी, ये रीच इस तरीके से रहेगी। तो उन्होंने काफ़ी इस तरीके की बातें कही थी, और उनके अंदाज से तो सभी परिचित हैं। जी बिल्कुल सर। सर ये विदेशी मीडिया का आपने बीच में जिक्र छेड़ा है। मैं अक्सर देखता हूँ सर के काफ़ी सारे देश हैं जिनकी एक ऑफिशियल मीडिया चैनल है, एक ऐसा उनके पास हैंडल है जहाँ से वो गवर्नमेंट, जो उनको वहाँ की सरकार को जो भी कन्वे करना होता है वो उन चैनल्स पे, उन मीडिया हैंडल्स पे कन्वे करती हैं। और सर हमारी जो मीडिया हाउसेस हैं, हमारा जो मीडिया है देश में,
सर उसका रैंकिंग अगर आप देखो तो वो बहुत बुरी रैंकिंग है सर। हमारी मीडिया का विदेशों में मजाक उड़ाया जाता है, ख़ासकर ये डिजिटल मीडिया हो गई है, टीवी चैनल्स पे, इन सब जगहों पे उनका मजाक उड़ाया जाता है, उनकी बात को जेन्युइन माना ही नहीं जाता है। और मैंने लिटरली ये चीज़ें देखी हैं। मेरा विदेश जाना हुआ था तो उस टाइम पे मुझे विदेशियों से पता चला था, मैं यूएई गया था दुबई में, तो मैंने भी वहाँ पे ये करा था कि यार कुछ मीडिया को लेके बात चल रही थी उस टाइम पे, तो मुझे विदेशी बोल रहे थे कि यार तुम्हारे यहाँ का मीडिया तो बहुत बेकार है, कुछ भी बनाता है, खबर का मजाक बनाता है या कुछ करता है, तो उनकी ऑनेस्टी पे कैसे मतलब शक ना करें। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कि क्या आपको लगता है कि हमारा भी एक देश में एक ऐसा मीडिया हाउस होना चाहिए जो कि ऑफिशियली इंडिया को रिप्रेजेंट करे और उसकी बात को विदेशों में ठुकराया ना जाए? जी हाँ, मैं काफ़ी हद तक आपकी बात से सहमत हूँ। हमारे देश में जो अधिकतर मीडिया संस्थान हैं, हाँ जी, वो न्यूज़ को सेंसलाइज करने में जुटे रहते हैं। बिल्कुल सर। कोई छोटी सी भी न्यूज़ होती है तो वो उसको इस प्रकार से पेश करते हैं कि लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा स्कैंडल हो गया है या कोई बहुत ही बड़ी सेंसेशन हो गई है। जी, तो उससे जब वो उस चीज़ की और आप गहराई में जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरीके का कुछ था ही नहीं। तो क्योंकि मीडिया चैनल को अपनी एक जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को सेंसलाइज कर रहे हैं, चाहे क्रिमिनल कोई वाक़या हो या कोई स्कैंडलस न्यूज़ हो या कोई भ्रष्टाचार की रिपोर्ट हो, अगर को कल वो सच नहीं निकलती है तो जिसके ऊपर आपके आरोप जा रहे हैं, फिर उसकी जो प्रतिष्ठा दाव पे लग जाएगी, वो खोई हुई प्रतिष्ठा वापस बड़ी मुश्किल से आती है। बिल्कुल सर। तो यही एक कारण है कि मीडिया को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। अब सरकार, मेरा मानना है, जो मेरा पर्सनल व्यू है, कि सरकार इस चीज़ पे अभी तक इसलिए नहीं सोच रही है कि 90% चीज़ें सरकार के पक्ष में ही चल रही हैं, विपक्ष के ही खिलाफ होती हैं, और विपक्ष जब सत्ता में आ जाता है तो फिर वो उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। तो सर कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी हमारी न्यूज़ की अभी हमारे देश में है नहीं, क्योंकि जैसा आपने मेंशन किया कि जो सरकार आती है मीडिया उसी की हो जाती है। बिल्कुल। तो जब फॉरेन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, वहाँ पे हमारी जो मीडिया है उसकी अकाउंटेबिलिटी पे बहुत बड़ा क्वेश्चन है। जैसा मैंने आपको किया भी, अभी बताया भी था, आपसे पूछा भी इसी बारे में, तो मैं फिर से आपसे एक अपना आपका पर्सनल ओपिनियन लेना चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि हमारे देश को एक ऑफिशियल मीडिया हाउस की ज़रूरत है जिससे जो भी गवर्नमेंट हो वो अपना मैसेज कन्वे करे, लोग उसको देखें, ना कि बाकी चैनल्स को? कोई विदेश में बैठ के अगर देख रहा है तो वो ABC न्यूज़ को ना देखे या फला न्यूज़ को ना देखे, उनको देख के अपना ओपिनियन ना बनाए। वो ओपिनियन बनाना अगर उसे है तो वो उसे देखे जो इंडिया का ऑफिशियल मीडिया हाउस है। तो आपको लगता है कि इसकी ज़रूरत है हमें? जी देखिए, इंडिया का ऑफिशियल मीडिया हाउस अगर आप कहेंगे तो दूरदर्शन का काम यही था कि जो भी सरकार की डेवलपमेंट थी, कोई सरकारी कोई आंकड़ा है, उस चीज़ को जनता के सामने रखे। तो यह काम दूरदर्शन का ही था, परंतु दूरदर्शन को इतने साधन मुहैया नहीं थे, टेक्नोलॉजिकल वो इतना एडवांस नहीं था, उसके रिपोर्टर की संख्या में कमी थी, तो इस प्रकार से वो इतना वाइड कवरेज नहीं कर पा रहा था कुछ समय पहले तक, जिस वजह से कि जो आपके बाकी के मीडिया संस्थान हैं वो उस फील्ड में आगे निकल गए। उनका रिपोर्टर रीच, उनकी सैटेलाइट और काफ़ी चीज़ों में वो आगे निकले, कैमरा क्वालिटी और इस सब तरीके से। तो इसलिए लोगों का जो एक आकर्षण बढ़ा वो प्राइवेट न्यूज़ चैनल की तरफ ज़्यादा बढ़ा। जी जी बिल्कुल। तो सर जैसा हमारा मंच जो है महादेव गुरुकुल युवा क्रांति मंच है, और सर आजकल के जो युवा हैं वो अपना समय किन्हीं और ही कामों में दे रहे हैं जो कि उनको करने ही नहीं चाहिए, जो उनकी लाइफ को ख़राब कर रहे हैं और उनकी एनर्जी वेस्ट होती है। आप देखेंगे, आप तो उसमें मीडिया हाउस से हैं, सुसाइड केसेस इंडिया में बढ़ गए हैं, नंबर्स काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। युवा डिप्रेशन में जा रहे हैं, जिस उम्र में बढ़ चढ़ के पूरी ताकत से, पूरे दिमाग लगा के इंसान को काम करना चाहिए, वो युवा डिप्रेशन में जा रहा है। तो क्या आप इन चीज़ों से समझते हैं कि युवा का आलसी हो जाना, डिप्रेशन में जाना, पूरा टाइम डिजिटल सोशल मीडिया इन सब चीज़ों पे लगे रहना, प्लेटफॉर्म्स पे लगे रहना, प्रोडक्टिविटी ना करके अनप्रोडक्टिव कामों को बढ़ावा देना और करना, और लोग ऐसे कई काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं,
तो आप जो वाकई में युवा क्रांति मंच के थ्रू जो युवा भाई बहनें हमें देख रहे हैं, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ को एक ट्रैक पे कैसे ला सकते हैं? देखिए, मेरा यही एक संदेश रहेगा आज की युवा पीढ़ी को कि हमेशा भेड़ चाल से बचें, क्योंकि हमेशा एक ऐसा दौर रहा है कि लोग एक दूसरे की देखा देखी किसी भी काम में शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल, बिना ये आकलन किए कि क्या वह स्वयं उसके लिए सही है भी या नहीं। बिल्कुल। तो आज की डेट में आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके यूट्यूब चैनल, फेसबुक वगैरह इत्यादि से काफ़ी लोग सफलता की सीढ़ियाँ उन्होंने छुई हैं, लेकिन अब उसका ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति उस फील्ड में आगे निकल जाए, कि अपनी पढ़ाई लिखाई एक तरफ रख के हर कोई ही मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया या यूट्यूब चैनल के थ्रू सफल हो सकेगा। जी। तो इसलिए भेड़ चाल से अलग रहना चाहिए, अपना फोकस एक बना के रखना चाहिए, और जिस फील्ड में आपका मन है उधर अपनी मेहनत करनी चाहिए, और हमेशा अपना एक बैकअप प्लान अवश्य तैयार करके रखना चाहिए। जी बिल्कुल। सर, युवाओं के बारे में बात हो रही है, तो आपने इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो एक कुछ ऐसा सर आप युवाओं को बता सकते हैं कि जो उनको अपनी लाइफ में अचीव करना है तो उनको किन किन चीज़ों का थोड़ा त्याग करना चाहिए? जैसे आप भी सर इतने सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में, आपने और आपके फादर जी ने बिल्कुल स्क्रैच से एक चीज़ को उठा के आज इतने बड़े लेवल पे लेके आए हैं कि जिसकी आवाज़ जनता तक पहुंच रही है और बड़े अच्छे स्केल पे पहुंच रही है। तो आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत मेहनत की है, तो कहीं ना कहीं सर एक डिसिप्लिन रहा होगा, एक आपका रूटीन रहा होगा। तो आप आजकल के युवाओं को क्या ऐसा अपनी तरफ से मैसेज, संदेश देना चाहते हैं जो कि वो भी अपनी लाइफ को थोड़ा ट्रैक पे ला सकें? क्योंकि आजकल डिस्ट्रैक्शंस बड़ी इजीली हो रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इजीली डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। तो ऐसा कुछ सर उनको बताइए जो थोड़ा सा उनकी लाइफ भी इम्प्रूव हो सके। देखिए, सफलता की जो एक कुंजी तो नहीं, पर एक सफलता के जो स्टेप्स हैं उसमें ये है कि जब भी आप किसी भी चीज़ के लिए फोकस होना चाह रहे हैं तो आपके सामने अगर कोई कठिनाई आती है तो उससे एकदम घबराना नहीं है। कठिनाई हर फील्ड में आती है, अपना फोकस उस पर लगाए रखना है और एक अपना टाइम टेबल, डिसिप्लिन, इन सब चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि आज की डेट में किसी को भी डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सी चीज़ें हैं। जी। तो अपना ध्यान बनाएं, डिस्ट्रैक्ट हों परंतु वापस ट्रैक पर भी आएँ जिस भी फील्ड में जा रहे हैं। जी। अब ऐसा भी पॉसिबल नहीं कि 24 घंटे इंसान पढ़ता ही रहे। हाँ जी, कोई क्रिकेट के फील्ड में जाना चाह रहा है तो हर वक्त वो खेलेगा ही नहीं। तो अपना टाइम टेबल बनाएं, फोकस रखें अपने मेन गोल पर, एक बैकअप प्लान भी तैयार रखें और जो उनके फील्ड में ही सफल लोग हैं उनका अनुसरण करें। कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की सलाह आपको अनुराग जी ने दी है। तो सभी युवाओं से मेरा अनुरोध है कि अपना एक थोड़ा सा रूटीन बनाएं, डिसिप्लिन बनाएं, और जैसा आपको अनुराग जी ने बताया उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करें। और आप देख ही पा रहे हैं कि अनुराग जी कितने फिट हैं। इनका चेहरा लिटरली ग्लो कर रहा है। तो आजकल युवाओं को मैं देखता हूँ बड़ा थका थका सा उनका चेहरा होता है, मायूस सा चेहरा होता है। तो सर आपकी फ़िटनेस का कुछ सीक्रेट है, कुछ राज है या कुछ? नहीं, देखिए, फ़िटनेस का तो राज कुछ नहीं होता। फिट रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बिल्कुल सर। नशा और इस तरीके की चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बिल्कुल सर, दूर रहना चाहिए। अपना रूटीन बनाना चाहिए, जल्दी उठना, जल्दी सोना जी। और एक्सरसाइज करना और टेंशन फ्री रहना। और सर मुझे बिल्कुल लगता है कि आप बाहर का जंक फूड भी अवॉइड ही करते होंगे। देखिए, जंक फूड तो आजकल हर चीज़ में, फूड में कुछ ना कुछ मिलावट मिक्स तो रहती है। जी, ये बात सही है। तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा संदेश दिया है अनुराग जी ने। अब सर एक मेरा प्रश्न है, आप लोकली आप बहुत अच्छा कर रहे हैं दैनिक वर्तमान सत्ता, जैसे कि आपने बताया काफ़ी बड़े बड़े नाम के साथ आपकी बैठकें हुई हैं, उनके साथ में आप मिले हैं, आपने विज़न अपना शेयर किया है, उन्होंने भी आपसे अपना विज़न शेयर किया है। तो सर अब मैं दैनिक वर्तमान सत्ता का अगर मैं विज़न देखना चाहूँ अगले 10 सालों में, 15 सालों में, या अपकमिंग 5 ईयर्स बोल सकते हैं, तो आप सर क्या सोचते हैं? क्या आप भी एक टीवी चैनल के उसमें आना चाहते हैं या आएंगे? देखिए, वर्तमान सत्ता का विज़न, या ये कह लीजिए कि हमारा विज़न
किसी भी न्यूज़पेपर का यही होता है कि लोगों को जागरूक करे, उन्हें इन्फॉर्मेशन की प्राप्ति हो। और हमारा विज़न इसमें ये रहेगा कि जो इन्फॉर्मेशन, सूचना या न्यूज़ जो हम पब्लिश कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, जी उससे उनके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव आए। न्यूज़ पढ़ने वाले को लगे कि इसमें मेरे को कुछ अलग मिल रहा है, मेरा कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मुझे कुछ इसमें फ़ायदा पहुंच रहा है। खाली न्यूज़ चैनल ही खोलना में अच्छी बात है, लेकिन मेरा अगले 5 सालों में या अगले 1-2 साल में मैं ये नहीं कहूँगा कि यही मेरा विज़न होगा, बल्कि हमें चाहेंगे कि और भी कुछ ऐसा आगे चल के और भी इसको ऊंची ऊंचाइयों पे ले जाएं, ताकि वर्तमान सत्ता के अलावा जो भी आसपास के हमारी जनता है उसको भी फ़ायदा पहुंचे। तो सर, जैसा कि आपने कहा अभी कि विज़न के बारे में आपने बताया, फिर दैनिक वर्तमान सत्ता के विज़न के बारे में बताया, तो सर देखिए, जैसा जब आपने ये अपना मीडिया हाउस, प्रिंट मीडिया स्टार्ट किया होगा, तो आपको ऑब्वियसली कई चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, लीगली बिल्कुल फेस करने पड़ेंगे। एंड सर, हमें ये भी पता है कि आप लॉयर भी हैं बाय प्रोफेशन, एंड आपने lawyerhelp.xyz नाम से अपना प्लेटफॉर्म भी बनाया है। तो सर थोड़ा सा उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताइए कि उस प्लेटफॉर्म पे किस तरह की लीगल एडवाइस हम ले सकते हैं। देखिए, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे आपका विधिक पेशा, जो हमारी सोच रही है यही रही है कि हमेशा आम जनता को या एक इंडिविजुअल को उसके अधिकार मिलें, वो जागरूक हो। तो आज की डेट में एक आम आदमी हो गया, उसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ से परेशान रहता है, चाहे उसका प्राइवेट जॉब हो या उसको किसी और मंच पे जाना पड़े, कुछ उसके साथ गलत हुआ है, तो न्याय के लिए आदमी को कई जगह इधर से उधर जाना पड़ता है, पुलिस के पास, डीएम के पास, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जब वो सब जगह से मायूस हो जाता है, तो अंत में उसकी मदद करने के लिए एक वकील, एक लॉयर, एक अधिवक्ता ही रहता है, जो उसकी बात को, चाहे उस पर कोई साक्ष्य हो या ना हो, उसकी बात को एक ऐसे मंच पे रखता है, जज के सामने रखता है, जो कि पक्ष विपक्ष की बात सुनकर उसको न्याय दिलाने में मदद करता है। तो लीगल व्यवसाय से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हमारा एक प्लेटफॉर्म है lawyerhelp.xyz, जिसमें सिविल, क्रिमिनल और हर तरीके की कानूनी सहायता प्रदान की जाती है। इसमें जो इस वर्ग से लोग आते हैं जो कि अधिवक्ता की फ़ीस को वहन नहीं कर पाते, उनको हम मुफ्त कानूनी सुविधा भी मुहैया कराते हैं। जी सर, ये तो बहुत ही अच्छा, आप एक समाज सेवा ही कहूँगा मैं इसको। ये तो सर आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में लीगली चीज़ें, जो लीगल चीज़ें होती हैं, लॉ होता है, वो नॉर्मली लोगों को नहीं पता होता है, कोई जानकारी ही नहीं होती है। सर आपने अक्सर देखा होगा कि यूट्यूब पे वीडियोस आती हैं कि पुलिस वाले बाइक से चाबी निकाल लेते हैं। उसी पे सर आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी कि चाबी निकालना इलीगल है, सामने से पुलिस वाला बोलता है कि नहीं मैं निकाल सकता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं आपने जो बनाया है समाज सेवा ही होगा, जिसमें कि लोगों को अवेयरनेस मिलेगी, प्लस आप उनको हेल्प कर रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो भी आप, जैसे आपने बताया कि उनके केसेस में आप उनको हेल्प करेंगे, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं उनके साथ आप जुड़ेंगे। सर ये तो बहुत बड़ी समाज सेवा है सर मेरी नज़र में तो। जी हाँ, हम काफ़ी इस प्रकार के लोगों को काफ़ी समय से ऐसी सुविधा मुहैया करा रहे हैं जो कि आर्थिक रूप से इतने स्ट्रांग नहीं हैं। जी बिल्कुल। तो उसमें देखिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का एक कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं, अपने साथ साथ अपने आसपास के समाज का भी उसको ध्यान रखना पड़ता है। तो आज की डेट में हमारे इर्द गिर्द आप देखेंगे काफ़ी वर्ग के लोग ऐसे होते हैं कि जो वकील की फ़ीस हो गई या किसी कोई अन्य प्लेटफॉर्म हो गया, उस तक उनकी पहुंच नहीं होती है। तो इस प्रकार के लोग जब भी हमसे संपर्क करते हैं, हम उनको निःशुल्क कानूनी सुविधा मुहैया कराते हैं। सुना आप सभी ने, lawyerhelp.xyz, आपको हर तरीके की हेल्प यहाँ पे मिलेगी, लीगल एडवाइस मिलेगी, लॉयर्स मिलेंगे। एंड अगर आप वाकई में परेशान हैं फाइनेंशियली, आप यू आर नॉट वेल टू डू, आप अफोर्ड नहीं कर सकते
तो बिल्कुल आप सर के प्लेटफॉर्म पे जाइए, जो भी हेल्प होगी सर आपको करेंगे एंड वो प्लेटफॉर्म आपकी हेल्प करेगा। तो सर जैसा आपने बताया कि आप लोगों को हेल्प करते हैं सर, और ये बहुत सर मेरी नज़रों में या हमारे ऑडियंस जो आपको सुन रही है, ये बहुत ही नेक काम है सर। तो सर ये नेक काम की शुरुआत आपने कब की थी? देखिए, शुरुआत तो काफ़ी पहले ही हो गई थी। हाँ जी। जब मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट करी। कब की बात कर रहे हैं सर हम ये है 2015 की। अच्छा जी। 2015 में मैंने अपनी एलएलबी कंप्लीट करी थी हाँ जी। और उसके बाद वकालत के पेशे में भी आ गए थे। अच्छा जी। तो वकालत के पेशे में आने के बाद हमें लगा कि काफ़ी इस प्रकार के लोग आते थे जो कि वाकई में पीड़ित रहते थे। हाँ जी। कोई अपने पड़ोसी से, कोई प्रशासन से, कोई अपनी फैमिली में ही, लेकिन वो इतने सक्षम नहीं होते थे कि अपने पक्ष को कोर्ट में रख सकें। हाँ जी। क्योंकि कोर्ट में आना जाना और आज की डेट में न्यायपालिका पे मुकदमों का इतना भार है कि इतनी जल्दी से न्याय नहीं मिल पाता है। तो इसलिए हमने यह डिसीजन लिया कि जो इस तरीके के लोग हैं, वाकई पीड़ित हैं और अपने न्याय पाने के लिए सक्षम नहीं है, तो उनको हम इस प्रकार की फ्री सेवा उपलब्ध कराते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री सेवा है तो उनको उसमें न्याय नहीं मिलता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अधिकतम ऐसे लोग हैं जिनको हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू पूरा न्याय मिला है। तो सर ये तो सर लीगल एडवाइस की बात हुई, लीगल हेल्प की बात हुई। सर आजकल सोशल प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, जो इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, यहाँ पे सर कुछ कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि कंटेंट के नाम पे, मैं तो सर कचरा ही कहूँगा उन सब चीज़ों को, तो ऐसा कचरा वो फैला रहे हैं जिसमें कि कई सारी चीज़ें, न्यूडिटी फैलाना, देश के बारे में उल्टा सीधा बोलना। तो आपको मैं थोड़ा सा आपसे ये चाहता हूँ कि आप इस विषय पे थोड़ी सी रोशनी डालें, क्योंकि आप मीडिया हाउस से भी हैं, आप लॉयर भी हैं, कि सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है उस पे किस तरीके का कंटेंट आप डाल सकते हैं, क्योंकि आजकल तो कोई कुछ भी डाल रहा है सर। तो क्या इसके भी कुछ लीगल स्टेप्स हैं या कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि जिन पे कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट करके बंदा सामने से फंस भी सकता है? बिल्कुल, देखिए, जितने भी प्लेटफॉर्म का आपने नाम लिया, इंस्टाग्राम और फेसबुक, इस प्रकार के जितने भी हैं, यूट्यूब इत्यादि, हर एक सोशल मीडिया चैनल की अपनी रूल्स रेगुलेशन और गाइडलाइन है जो कि वहाँ पे लिखी रहती हैं। वो अलग बात है कि बहुत ही कम लोग उसको पढ़ते हैं और किसी भी प्रकार का कंटेंट बना के डाल देते हैं। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू फ्री स्पीच दे रखा है, जिसका बहुत ही ज़्यादा गलत इस्तेमाल होता है। ये लोग इस बात से थोड़ा अनभिज्ञ रहते हैं कि राइट टू स्पीच तो है, बट वो उसकी एक विद इन अ परमिशनेबल लिमिट के अंतर्गत है। सिर्फ राइट टू स्पीच का, फ्री स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलें, कुछ भी बोलेंगे, किसी के आपका कुछ दायित्व होता है, कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। तो इसी प्रकार से आप अगर सोशल मीडिया पे कोई भी कंटेंट बना रहे हैं तो आपको एक दायरे में रह के, कोई भी भड़काऊ चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई न्यूडिटी नहीं होनी चाहिए जैसा आपने बताया। तो इस तरीके की गाइडलाइन बनी हुई हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ़ मुकदमा दर्ज हो सकता है, आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही गाइडलाइंस ये नहीं है। बिल्कुल हर चीज़ के लिए प्लेटफॉर्म की अलग हैं, इसकी अलग है। और भारत सरकार ने भी हर चीज़ के लिए हर प्रकार के कानून बने हुए हैं। बस दिक्कत यही है कि जो न्यायपालिका है उस पर मुकदमे का इतना बोझ है कि आज की डेट में कोई भी इंसान अगर किसी के भी कंटेंट को लेके या किसी भी समस्या को लेके अगर न्यायालय जाता है तो उसको न्याय प्राप्त करने में समय बहुत लगता है। सर जैसा अभी हमने कुछ टाइम पहले की ही बात है, कुछ यूट्यूबर्स को हमने देखा, आपने भी न्यूज़ देखी ही होगी, कि उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया एंड उस व्यक्ति के लिए किया जिसमें जनरली माता पिता हो गए, लोग सोच भी नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ उन्होंने अपने माता पिता के बारे में कहा। जैसे समय रैना हो गए, ये यूट्यूबर हैं, रणवीर अलाहाबादिया हो गए, ये भी पॉडकास्ट करते हैं, पर एक ऐसा बयान देना माता पिता को लेके, मैं सर थोड़ा फैमिली पॉडकास्ट शो है, इसलिए मैं खुल के उन शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, पर वो बहुत ही बेकार शब्द थे। मैं
उस पे थोड़ा सा आपके उसमें विचार जानना चाहूँगा कि कुछ ऐसा करने पर, जैसा स्पेशली रणवीर अलाहाबादिया हो गए, समय रैना हो गए, इन्होंने जो किया या इनसे जो भी हुआ, नो डाउट कोई इंटेंशनली तो नहीं करता है ये सब चीज़ें, जो भी उनसे हुआ, तो क्या कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं, क्या लीगली उनको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी होंगी या पड़ सकती हैं? देखिए, उनको बिल्कुल लीगल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, जिसके तुरंत पश्चात ही उन्होंने अपना कंटेंट वहाँ से हटा भी दिया था। क्योंकि आप किसी भी प्रकार का कंटेंट डालते हैं, अगर उससे समाज में किसी भी प्रकार का गलत संदेश जाता है जी, तो आप एक इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं जो कि किसी भी लोगों को परेशान करने वाला है, चाहे मानसिक स्तर पे हो। अगर आप देखेंगे कि कोई थिएटर में मूवी भी रिलीज़ होती है तो उसे एक सर्टिफिकेट मिलता है, सेंसर बोर्ड से पास होता है। हाँ जी। अगर आपने कोई इस तरीके का सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया है, एडल्ट सर्टिफिकेट प्राप्त करा है, तो उसको सिर्फ 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही देख सकते हैं। अगर उसको 18 वर्ष से नीचे का कोई इंसान थिएटर में जाके देखेगा तो उस थिएटर वाले के ऊपर कार्रवाई होगी। अच्छा। और जो देखने आ रहा है उसके ऊपर भी कार्रवाई होगी। और कार्रवाई का सीधा सा मतलब है कि आपका थिएटर का लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, आपको पेनल्टी जुर्माना भी हो सकता है और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन सब चीज़ के लिए बने हुए हैं। और जिन यूट्यूबर्स का आपने नाम लिया, उन यूट्यूबर्स के ऊपर भी अभी भी मुकदमे चल रहे हैं। अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको चेतावनी जारी की गई है। अच्छा। और वो मुकदमे अभी बंद नहीं हुए हैं। जो भी उस चीज़ को आगे फॉलो करेगा, जिसने याचिका लगाई है, वो आगे तक अगर उसको फॉलो करेंगे तो उन पे ज़रूर कार्रवाई होगी। तो सर, जैसा आपने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सर ये तो बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है। तो कुछ ऐसे कुछ धाराएं जो आप हमें बता सकें, जो यूट्यूबर्स आजकल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि उनको नॉलेज होनी चाहिए कि अगर आप कुछ गलत करते हैं या आपसे होता है तो पहले तो आपको क्या करना है जिससे कि आप अपने बचाव में खड़े हो सकें। दूसरा, इन केस, क्योंकि वो तो उन्होंने जो भी उनसे हुआ, गलती हुई, उन पे कौन सी धाराएं लग सकती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा सर बताइए। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ भी कंटेंट बनाते हैं, तो इसके लिए IT एक्ट अलग से भारत सरकार द्वारा बनाया हुआ है, जिसमें कि साफ साफ लिखा हुआ है कि आप कोई ऐसी चीज़ या ऐसा कंटेंट या ऐसी बातें नहीं बोलेंगे जिससे किसी भी सामने वाले को परेशानी का, समाज में सामाजिक ठेस पहुंचे, या कोई धर्म से रिलेटेड हो गया, किसी भी धर्म के बीच में वैमनस्य नहीं बढ़ेगा, आपकी बातों से किसी की धार्मिक भावना को हाथ नहीं पहुंचेगी, और किसी को पर्सनली या सोशली भी उससे कटुता नहीं फैलेगी। अच्छा जी, पर्सनली भी हम नहीं बोल सकते हैं? पर्सनली भी आप किसी का नहीं बोलें, क्योंकि फिर वो डेफेमेशन की कैटेगरी में आ जाता है। अच्छा। आप किसी की उसको मानहानि नहीं कर सकते। तो पर सर, आजकल तो बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, लोग वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल के, इंस्टाग्राम पे डाल के एक दूसरे से लड़ाइयाँ कर रहे हैं, कोई कुछ जवाब दे रहा है, कोई कुछ जवाब दे रहा है, तो इस पे कुछ एक्शन नहीं हो रहा है सर? देखिए, एक्शन सिर्फ तभी होता है जब कोई शिकायत करता है। अच्छा। अगर A B के खिलाफ कुछ बैटिंग बॉलिंग, हाँ, बस अगर कोई दो इंसान आपस में ही कर रहे हैं तो इससे उनको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही मिल रहा है, तभी वो कर रहे हैं। हाँ, फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, फेम, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, व्यूज़ वगैरह बढ़ रहे हैं, बस ये चीज़ है। क्योंकि अगर उनमें से कोई भी इंसान दूसरे के खिलाफ कोर्ट में जाके शिकायत दर्ज करता है तो कानून में इसका पूरा व्यवधान दे रखा है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो। तो सर, कुछ स्पेसिफिक धाराओं पे आप प्रकाश डालिए। जैसे आजकल न्यूडिटी बहुत चल रही है, लोग बस कपड़े छोटे होते जा रहे हैं और उनके फॉलोअर्स ज़्यादा होते जा रहे हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि ये किस सेक्शन के अंडर में आता है, इस पर क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, इसके लिए सेंसरशिप का सबसे अहम रोल है। इसमें आप सेंसरशिप, अगर कोई ऐसा कंटेंट डाल रहे हैं जो कि 18+ के लिए ही है और आप उसको एक सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे डाल रहे हैं, तो आपके खिलाफ सीधे कार्रवाई होगी। अश्लीलता फैलाने के लिए उसमें सीधे आपके खिलाफ। तो सर, ये कौन मॉनिटर करता है? क्योंकि आजकल तो लोग सर इन चीज़ों को एंजॉय करते हैं, कंप्लेंट कोई नहीं करता है, तो क्या इसको कोई मॉनिटर भी करता है? देखिए, मॉनिटर इसको, जो गाइडलाइंस उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म की होती हैं, वो स्वयं इसको मॉनिटर करता है। और अगर किसी इंसान उसमें शिकायत करना चाहे तो उस प्लेटफॉर्म पर आप शिकायत कर सकते हैं। और उसके अलावा भारत सरकार के अनेकों प्लेटफॉर्म ऐसे हैं,
आप अपने नज़दीकी थाने में जाके भी उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ पे अनरीजनेबल या न्यूडिटी या कुछ इस तरीके की वीडियोस होते हैं जो आपत्तिजनक हो सकते हैं, परंतु वह प्लेटफॉर्म उनको तब तक नहीं हटाता है जब तक किसी की आपत्ति नहीं आती। हाँ, जब किसी की आपत्ति आती है तभी उसको वहाँ से हटाया जाता है। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगा आपसे जानकारी लेके। आपने मीडिया हाउस के बारे में बताया, क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या प्रेशर रहता है, पॉलिटिकली प्रेशर रहता है, सामाजिक प्रेशर अलग रहता है, फिर आपको जनता को अवेयर भी करना होता है, उनको जानकारी पहुंचानी होती है। आपका सफ़र भी काफ़ी लंबा रहा सर, 25-26 सालों का सफ़र रहा। एंड आपने इस फील्ड से जुड़े होने के बावजूद सर आपने लीगल हेल्प भी लोगों को प्रोवाइड करी, जैसा कि आपने बताया। हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता देते हैं, जो वाकई में जिनको नीड है, जो लॉयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं एंड वो काफ़ी जेन्युइन प्रॉब्लम में हैं और वो सच्चे हैं। सबसे बड़ी बात, आपने गलत किया तो ये सोच के मत आइएगा कि इस प्लेटफॉर्म में आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि आप दुनिया को चला सकते हैं लेकिन लॉयर को नहीं। वो 2 सेकंड में आपसे बात करके समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में हैं। तो जो सच्चे हैं, जिनको वाकई में ज़रूरत है एक हेल्प की, तो सर का प्लेटफॉर्म है lawyerhelp.xyz। आप उसको विज़िट कीजिए एंड सर से और उस प्लेटफॉर्म से जो भी हो सकेगा आपके लिए वो करेंगे। तो सर मैं युवाओं के लिए आपसे लास्ट में एक संदेश की रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप युवाओं को कुछ संदेश दीजिए जिससे कि हमारे देश की तरक्की और तेज़ी से हो सके। देखिए, मेरा यही संदेश है कि जो भी युवा हैं उनको अपने स्किल्स और अपनी एजुकेशन, ये 2 चीज़ ऐसी हैं जो कि अवश्य ही डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि ये 2 चीज़ ही ऐसी हैं कि जो आपको आगे ले जा सकती हैं। एट द एंड ऑफ द डे आपकी एजुकेशन आपसे कोई नहीं छीन सकता, और अगर आप किसी कार्य में स्किल्ड हो चुके हैं तो आप कहीं भी चले जाइए, जिस क्षेत्र में आप स्किल्ड हो गए हैं, अनुभवी हो गए हैं, जिसे आप कुशलता से कर सकते हैं, उस चीज़ को आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। अगर आप खिलाड़ी हैं, आप भारत में भी खेल सकते हैं, विदेश में भी खेल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर आप पे ज्ञान का भंडार है, नॉलेज है, आप कहीं भी चले जाइएगा, अपने नॉलेज से आप सब चीज़ इकट्ठा कर लेंगे। तो नॉलेज एंड स्किल्स, ये 2 ऐसी चीज़ हैं, जितनी ज़्यादा हों उतनी बेहतर है। नॉलेज इज़ पावर। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप हमारे महादेव गुरुकुल युवा क्रांति मंच पर आप आए, हमें समय दिया सर, और हम सर बिल्कुल चाहेंगे एंड ये पॉडकास्ट सुनने के बाद हमारे दर्शक भी ज़रूर चाहेंगे कि आप दोबारा आएँ एंड हम आपसे अलग विषयों पर बात करें रिलेटेड टू आपका जो फील्ड है उसके बारे में। थोड़ा हम और डिटेल में बात करेंगे आगे, लॉयर हेल्प के बारे में, थोड़ा और मीडिया हाउस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। और जितना हो सकेगा सर, हम नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक जो है हमारी, जो अवेयर नहीं है, उनको अवेयरनेस, एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि आपके साथ मिलके उनको अवेयरनेस की तरफ लेके जाएंगे, जिससे कि वो अपना जीवन में सुधार कर सकें और हमारा देश भी आगे तेज़ी से तरक्की करे। और सर बिल्कुल आपसे हमारा अनुरोध भी रहेगा कि हमें दोबारा मौका ज़रूर दीजिएगा, ताकि हमने एक कैंपेन स्टार्ट किया है, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया, और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक जो आपकी ये सोच है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर। सर महादेव गुरुकुल मंच की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड बेस्ट ऑफ लक। आप आगे जो भी काम करें, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।